देखना शुरू कर चुके हैं 2014 का क्वेश्चन पेपर BBA इन रिटेलिंग में बुक नंबर 3 दैट इज़ BRL 3 रिटेल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन। तो इसका 2014 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके पास इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे और आपको इन 8 क्वेश्चंस में से कोई 5 करने होंगे, राइट। आउट ऑफ 8 यू हैव टू परफॉर्म एनी 5। इसका मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपको 50। हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका इक्वल मार्क्स का होगा, यानी कि 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 8, राइट। दैट्स ग्रेट। चलिए, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर जो पहले रेगुलर नहीं रहते थे, अभी भी आ रहे हैं। सो प्लीज़ गाइज बी रेगुलर, वी आर गोना रॉक इन दिस एग्ज़ाम। चलिए, सो पहला सवाल हमसे पूछा गया है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनके अंदर आपके पास 4 या 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको किसी 2 को जवाब देना है, राइट। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे ना, तो पावर कंसंट्रेशन की बात होगी यहाँ पे। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, छोटा सा एक स्ट्रक्चर है। अब मान लेते हैं ये कंपनी के CEO हैं और इनके अंडर 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, ऐसा समझ लेते हैं। इनके अंडर भी अलग अलग डिविजनल मैनेजर्स हैं, राइट। इनका जो काम है वो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। यस, नाउ सो आप देखेंगे कि इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे जो पावर है ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है। यस और नो गाइज? अगर मैं लेवल वाइज मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, चलिए मान लेते हैं एक और इसके अंदर लेयर अगर मैं और बनाऊँ, तो इनके अंदर अगर मान लेते हैं 2-2, एक सुपरवाइज़र, 2 टीम है, सबके अंडर 2 टीम है छोटी छोटी। तो आप देख रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है कि जितना ही ऊपर ये स्ट्रक्चर जाएगा, है ना, तो आप देखेंगे लोगों की पावर जो है उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। पावर मतलब इनके पास जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी साथ के साथ बढ़ रही है। सो ऑर्गेनाइजेशंस विद सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हैव सेवरल लेयर ऑफ मैनेजमेंट जो इस पूरी कंपनी के फंक्शंस को मेंटेन करती है, राइट। क्लियर? विच इज़ द पावर टू मेक डिसीजन concerning business activities. With a centralized structure, line and staff employees have limited authority to carry something out without prior approval. This organization structure tend to focus top to down management. यहाँ पर जब भी हम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा वो टॉप टू डाउन होगा। मतलब कोई भी डिसीजन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाएगा और उसको सब ऑर्डिनेटेड वे में लोअर लेवल तक फॉलो किया जाता है, राइट। Since this organization structure is fairly to be bureaucratic, employees के पास जो है कम फ्रीडम रहती है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोअर लेवल पर फ्रीडम जो है वो कम होती चली जाती है, राइट। क्लियर? चलिए, नाउ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आर नोन फॉर डिक्रीज्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अ लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिपोर्ट टू अ मैनेजर। इसके बाद ये जो मैनेजर है वो नेक्स्ट लेवल मैनेजर को करेगा रिपोर्टिंग, और ये जो सीढ़ी है ये ऊपर टॉप CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक चलती चली जाए। तो ये तो बात है सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज इंडिविजुअल क्रिएटिविटी कैन बी स्टिफ्ड और मैनेजमेंट कॉस्ट कैन बी ग्रेटर इन सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। अगर मैं सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे अगर कोई भी
मैसेज देना है मुझे लोअर लेवल मैनेजमेंट को, तो आपको नहीं लगता कि इसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा? सर खर्चे की बात कैसे है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया, अब बाकी लोगों तक बताना है कि आप देखो वाइस प्रेसिडेंट की एक मीटिंग होगी, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट की, फिर सुपरवाइजर्स की, उसके बाद वर्कर्स को कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, फिर वर्कर क्या करेंगे, अपने जो टीम लीडर है उनसे अप्रूवल लेंगे, टीम लीडर सुपरवाइज़र से, फिर वो मैनेजर से, फिर वो इस तरह से जो है हायरार्की में कम्युनिकेशन टॉप टू डाउन और होता रहेगा। तो इसमें प्रोसेस में भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने का मतलब है कि पैसे ज़्यादा लगे, तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है और मैनेजमेंट का टाइम भी बढ़ जाता है सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर। इसी को एलिमिनेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज्ड कर देती हैं। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है डाउनसाइज कर देना, लोअर लेवल पर फंक्शंस को डिवाइड कर देना ज़्यादा वास्ट तरीके से। ओके, क्लियर, राइट। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा कैपेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स के अंदर अगर कोई क्लोथ स्टोर ओपन करना है, फैशन एंड अपरेल स्टोर ओपन करना है, तो क्या मैं पूरे भारत में एक जैसा स्टोर ओपन कर सकता हूँ क्या गाइस? है ना? और क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटी छोटी कंपनीज अलग अलग जगह पे खोल दूँ, ये सस्टेनेबल रहेगा? छोटी छोटी कंपनीज सब जगह खोल दूँ, ये भी अच्छा डिसीजन है क्या? राइट। जो मीडियोकर डिसीजन निकल कर आएगा वो ये रहेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड हो और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। मतलब अगर कोई यूपी में कोई स्टोर है और कोई स्टोर जो है झारखंड में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई पौंडुचेरी में है, तो ये जितने भी स्टोर्स मेरे हैं, इन स्टोर्स को स्टोर लेवल तक छोड़ दिया जाए। मतलब ये उनके डिसीजन के ऊपर, स्टोर मैनेजर के डिसीजन के ऊपर होगा कि वो स्टोर कैसे चलेगा। मुझे बस स्टोर मैनेजर से रिपोर्टिंग लेनी है। मतलब मैंने सारे के सारे डिसीजंस और पावर उस एरिया वाइज मैनेजर्स को दे दी है, या फिर डिवीज़न वाइज मैनेजर्स को दे दी है। लोअर लेवल पर डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है ताकि लोअर लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कैपेबल हो डिसीजन मेकिंग के अंदर। क्योंकि अगर सब लोग मुझसे ही पूछेंगे कि पौंडुचेरी में मैं क्या डिसीजन लूँ, तो मुझे थोड़ी पता है कि वहाँ कौन सी कंडीशंस चल रही है। वो लोकल एरिया में सर्व कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मालूम होगा। इसीलिए ऐसे कंडीशंस में हम ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर लेकर चले जाते हैं, राइट, क्लियर, जिससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा निकल कर आए। ओके, क्लियर। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉप टू लाइक बॉटम टू अप की तरफ रहती है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर, बॉटम अप कम्युनिकेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। विद स्टाफ इशूज़ बीइंग एड्रेस्ड इन अ टाइमली मैनर, एक टाइम बाउंडेड रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो इफेक्टिवनेस आ ही जाएगी। ओके, चलिए। और हाँ, इसमें एम्प्लॉयज़ को एक सिंगल मैनेजर को ही रिपोर्ट करना होता है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये समझ में आया आप लोगों को, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज? गाइस देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, स्ट्रक्चर यही होगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग है और जो पावर है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के बाद या फिर एरिया लेवल मैनेजर्स के बाद मैंने क्या किया, जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो इन मैनेजर्स के ऊपर छोड़ दी। इनके नीचे वाले वर्कर से मैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं लूँगा, मैं इन लोगों से रिपोर्टिंग ले रहा हूँ और इनको छोड़ दिया मैंने इनके एरियाज़ में कि आप देखिए सर आपको कैसे डील करना है, इतना फाइनेंस आपके पास है और इतना टाइम आपके पास है, मुझे इतना रिजल्ट चाहिए आपके काम से, बस। ठीक है, चलिए नाउ स्टेट द मेजर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करने जाते हैं तो आपकी प्लानिंग ख़राब हो जाती है,
कुछ रीजंस की वजह से। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो आपके इफ़ेक्टिव प्लानिंग को ख़राब कर सकते हैं। कौन कौन से ये बैरियर्स, भाई ध्यान से सुनते हैं। पहला है प्लानिंग प्रेमिसेस आर डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट। आपको ये पता लगाना कि भविष्य में कोई अनहोनी हो सकती है, क्या हम पहले से पता लगा सकते हैं कि कोई अनहोनी होने वाली है? यस। अनहोनियां पता लगाना आसान रहता है क्या? वो तो कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है, हमें क्या पता, राइट? जैसे किसी को थोड़ी पता था कोविड आ जाएगा, मंकी पॉक्स जैसा कोई बीमारी आ जाएगा, या ये सिर्फ नेचुरल, या नेचुरल क्लैमिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, राइट? बारिश बहुत ज़्यादा दिनों तक बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ऐसे कोई भी इश्यूज आ सकते हैं। सो दीज आर प्लानिंग प्रेमिसेस, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फार्मूलेट, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस लिमिटेशन है। हमें नहीं पता कि क्या होगा, कोई भी अनहोनी कभी भी हो सकती है, राइट? इसमें होता क्या है, इन अनहोनियों की वजह से हमारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी कि नहीं? क्या बोलते हैं आप लोग? अगर कोई अनहोनी होती है तो हमारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी, तो ये हमारा इफ़ेक्टिव प्लानिंग जो है उसके लिए एक बैरियर है। ओके, चलिए। दूसरा है रैपिड पेस ऑफ चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप देख रहे हैं बहुत ही तेज़ी से जो बिज़नेस है वो बदल रहा है, बहुत तेज़ी से। आज से 5 साल पहले, 2016 से पहले क्या यूपीआई पेमेंट होती थी? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा चलती थी क्या? 2012, 13, 14 में आप लोगों ने कभी ऑनलाइन 10 रुपये पे किए हो किसी को? वो बोलेगा भैया 10 रुपये भी रखो और ऐसा करो कि आप ना बहुत ही विदेशी लोग हो सकता है वो चिढ़ जाए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे, वो भी 10 रुपये। अभी बताता हूँ, नहीं है सामान, कहीं और से खरीद लो, ठीक है, राइट? या फिर ये तो हमारे पास है ही नहीं सर, और हमें डर भी लगता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। तो आपने देखा तब से लेकर अब तक बहुत ही रैपिड चेंज देखने को मिला, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, ठीक, क्लियर? यस। तो ये जो इन्वायरमेंट है कितनी आगे, आपको आपसे अगर पूछा जाए कि भारत 100वें आज़ादी दिवस पर, यानी कि 100th सेंचुरी जो हो जाएगी हमारी, ठीक है, उस पर हम लोग कैसे रहेंगे, क्या कंडीशंस होंगी, कोई बता सकता है एक्यूरेटली? इज़ इट ईजी टू फार्मुलेट? हो सकता है आर्टिफिशियल, हाँ, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, हो सकता है कि कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ भी आ जाए, हमें नहीं पता ना क्या होगा। अगर वैसे नॉर्मल कंडीशन में माना जाए तो बहुत सारे चेंजेस आने के लिए हैं। इतने सारे बीच में अभी इन्वेंशंस हुए हैं, इन इन्वेंशंस का कमर्शलाइज होना बाकी है। उड़ने वाला मोबाइल फ़ोन, उड़ने वाली कार, ये सब आपको फिर सड़कों पर दिखेंगे, राइट? ये तो सिर्फ मैंने 1-2 इन्वेंशंस का नाम लिया है, और भी जैसे दीवारों पर ऐसा पेंट जो आपको एनर्जी दे दे, मतलब घर की जो एनर्जी खपत है वो पूरी कर दे। हो सकता है कि इनका कमर्शलाइजेशन हो जाए बहुत सस्ते दामों पर, या फिर लोगों के लिए ईज़िली मुहैया करवा दिए जाए। तो इनसे क्या होगा, आपके जो रोज़मर्रा के जीवन में काम होने वाले काम है ना, ये बहुत आसान हो जाएंगे, हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो हमें नहीं पता कि बिज़नेस एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज होगा। रैपिड पेस ऑफ चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट? ये भी आपका प्लानिंग जो है ख़राब कर देंगी। भाई हमारी प्लानिंग जो है इससे ख़राब हो जाएगी ना, हमें क्या पता कि क्या होगा। ओके, चलिए। नेक्स्ट इज़ इंटरनल प्रॉब्लम। अगर हमारी कंपनी के जो वर्कर्स हैं ये सही से काम ना करें तो, या हमारी जो प्लानिंग है ये सही से काम ना करें तो, राइट? हम लोगों ने जो प्लानिंग बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अगर हमारी जो कंडीशंस है, पॉलिसीज़ हैं, वो रिजिड हैं, हम उनको उसके अंदर कोई भी चेंज लेकर नहीं आ रहे, लोग बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और हम इनफ्लेक्सिबल हैं उसके साथ, तब भी तो ये प्रॉब्लम कॉज करेगा ना प्लानर्स के लिए, ठीक है, क्लियर? चलिए। या फिर हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ओके, सो हमें अपने डेवलपमेंट प्लान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए तो पॉलिसीज़ इशू आ रहे हैं, कंप्लायंस इशू आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर? चलिए। सो ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। और हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम्स
के साथ डील किया जा सकता है। एक बात को एक्सटर्नल प्रॉब्लम, अगर कोई टैक्सेशन सिस्टम बदल गया तो सरकार ने कल कोई नया रूल निकाल दिया तो लीगल सिस्टम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो हमें उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस होते हैं हम उनसे, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और इससे भी हमारी प्लानिंग जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। एफिशिएंसी ऑफ प्लानर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो प्लानर है अगर वो एफिशिएंट नहीं रहेगा तब भी हम इफ़ेक्टिव प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? इज़ इट ईजी टू प्लान विद एन इनएफिशिएंट प्लानर? उसके लिए स्किल चाहिए होती है, एक्सपर्टीज चाहिए होती है, राइट? नाउ the question number 3 is C part is bring out the major issues that team usually face. तो मेजर इश्यूज जो टीम्स फेस करती हैं, पहला है कि जो टीम मेंबर्स हैं उनको क्लियर नहीं होता, राइट? क्या क्लियर नहीं होता? गोल्स, मिशन एंड पर्पस। द मेजर इश्यूज फेसिंग द टीम आर व्हाट आर द गोल्स, देयर पर्पस एंड द मिशन। अगर ये क्लियर हो जाए तो कलेक्टिवली जो टीम है वो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, ठीक है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम मेंबर्स को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। अगर ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो हम अपने रोल के अकॉर्डिंगली अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे और हमें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ पर शो करें, राइट? इज़ इट? चलिए, नेक्स्ट इज़ relationships. The major issues faced in teams by team is cordial relationship, मतलब coordination. अगर जो members हैं वो एक दूसरे को coordinate नहीं करेंगे तो टीम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि टीम मेंबर बने ही होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है? क्लियर? सो देयर विल नॉट बी द कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स, सो टीम विल लीड टू द फेलियर अगर ऐसा हुआ तो। नाउ लीडरशिप, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीम बिल्डिंग, और किसी भी टीम के अंदर एक टीम लीडर होना चाहिए जो इनिशिएटिव ले सके, जिसके पास रिस्क कैपेबिलिटीज़ हो, जो इंटेलिजेंट हो, राइट? बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है। द लीडर विल गाइड एंड टीच द मेंबर ऑफ द टीम एंड प्लान आउट वेरियस एक्टिविटीज़। इसके लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है। पावर एंड इन्फ्लुएंस, टीम मेंबर्स को पावर और इन्फ्लुएंस के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी क्या पावर है। इट शुड बी मेड क्लियर एज द हु हैज़ द पावर एंड हाउ ही और शी इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन द टीम। कितनी पावर किसके पास है और वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अकाउंटेबिलिटी है, ये सब इन्फॉर्मेशन हर एक टीम मेंबर के पास होनी चाहिए। स्किल्स, देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल नहीं होंगी टीम मेंबर्स के बीच में तो भी एक बड़ा इशू है। हैंस द मेंबर ऑफ टीम शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। हमें टीम मेंबर्स को स्किल के बेसिस पर सिलेक्ट करना चाहिए, राइट? क्लियर? चलिए, नाउ कम्युनिकेशन, अगला इम्पॉर्टेंट इशू। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो एक इनइफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, हम लोग कोई भी जितने भी फंक्शंस अभी तक हमने डील किए इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? मिसकम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारा जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो जनरेट होंगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट, जब भी दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स टू बी बाउंड द लीडरशिप एंड टीम वर्क डिसएग्रीमेंट, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो जाते हैं। जब भी व्हेन देयर आर मोर देन 2 मेंबर इन अ टीम, तो भाई यहाँ पर ना इश्यूज आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे नहीं करना। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट को ऐसा नहीं कि टीम को फिर हमें डिज़ोल्व कर देना चाहिए, नहीं, इन सभी इश्यूज़ के साथ इनको रिजॉल्व करना है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहिए एक कलेक्टिव डिसीजन लेकर, जिससे हम अपने वर्क को स्मूथली कंप्लीट कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। द प्रोग्रेस एंड रिजल्ट ऑफ द टीम शुड बी रिकॉर्डेड, और इसको मेज़र भी करना चाहिए, इवेलुएट भी करना चाहिए
ऑन वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड टूल्स, जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि हमने कितने समय में कितनी ग्रोथ अचीव करी है. रिस्क एंड रिवॉर्ड सक्सेस एंड फेलियर्स. द टीम शुड वर्क collectively. The team should work collectively towards accomplishment of their goals. Failures are properly to be handled. और रिवॉर्ड टीम मेंबर्स को उनकी सक्सेस के लिए देना चाहिए. रिस्क जो है एक इस मैनर में हमें लेना चाहिए जिससे जो आउटकम है फेलियर का वो कम हो जाए. ठीक है, क्लियर, और उसको टैकल कर लें हम लोग एफिशिएंटली. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये सारे के सारे इश्यूज आते हैं जब आप टीम मेकिंग करेंगे, तो टीम बिल्डिंग करेंगे तब. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि टीम मेंबर्स जितने भी होंगे उनके पास अलग अलग क्रिएटिविटी होगी. देयर शुड बी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमंग द टीम मेंबर्स. सो क्रिएटिविटी से होता क्या है कि लोग नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सेम प्रॉब्लम के लिए नया सोल्यूशन क्रिएटिविटी लेकर आएगी. इनोवेटिव तरीके से वो किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन. अगर टीम मेंबर मोटिवेटेड नहीं रहेंगे सो दे फील irresponsible. Yes, so they should be motivated so that they could feel responsible in carrying out the work और उसको efficiently कर पाएँ. So ये किसका फंक्शन रहता है? ये रहता है लीडर का. टीम लीडर विल इंश्योर कि सभी लोगों में एंथुसियाज्म है, मोटिवेटेड हैं. अगर इन सभी के सभी इश्यूज़ के साथ आसानी से डील कर लिया गया तो आप एक बढ़िया टीम बना पाएंगे. बढ़िया नहीं, गजब टीम बना पाएंगे. राइट, क्लियर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली द हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी. हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है. उन्होंने अपनी किताब के अंदर, ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स दिए और इन 14 प्रिंसिपल्स को ही हम हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं. ठीक है, क्लियर. तो एक एक करके इन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एग्ज़ाम में हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स थोड़ा सा कम आता है, मतलब इसको वैसे नज़रअंदाज तो नहीं करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है FW टाइलर यानी फेडरिक विंस्लो टाइलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसके प्रिंसिपल्स और फीचर्स. राइट, चलिए. सो लेट्स टॉक अबाउट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल्स. पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क. ये कहते हैं कि वर्क को ना डिवाइड किया जाना चाहिए सिंपल एक्टिविटीज़ के अंदर जिससे उनको करने में आसानी हो. राइट, सो दिस इज़ डन टू रिड्यूस द जॉब कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरफेरेंस एंड ऑल्सो डेवलप स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क. अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कामों को बांट लिया जाएगा तो उन सभी छोटे छोटे हिस्सों के अंदर लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे. इज इट राइट? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोगों के पास पावर एंड अकाउंटेबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. जितना काम उनको दिया गया है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उतनी अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए, तभी वो काम को करा पाएंगे, वरना उनसे वो काम मुश्किल होगा करा पाना. However, like specific work is to design to the individual in a retail organization, a certain amount of authority to utilize the resources should also be given. तो अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके साथ अथॉरिटी देना भी ज़रूरी है, वरना वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, है ना. However, at the same time, individual should made responsible or accountable for the job जो उनको दी गई. लोग डिसिप्लिन में होने चाहिए. It is pertinent that every individual adhere the rules and regulation within the organization, जिससे chaos कम हो और हार्मनी बनी रहे, लोग स्मूथली फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएँ. नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. कोई भी अगर कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो एक लीनियर वे में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक सिंगल जो एम्प्लॉई है उसके ऊपर 2 अलग अलग सुपरवाइज़र रखे हुए हैं. तो अगर एक व्यक्ति के पास 2 सुपरवाइज़र होंगे तो उसके पास 2 कमांड आएगा ना कि आप ये करो, दूसरा वाला बोलेगा ये करो. इससे एफिशिएंसी होगी ही नहीं, केओस मचेगा और
एम्प्लॉय भी परेशान होगा, मैनेजर भी परेशान होगा और लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, इनएफिशिएंसी आपको दिखेगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जो है कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, वी ऑल बिलीव देन सेंट्रलाइजेशन वर एसेंशियल एंड दैट डिसीजन मेकिंग शुड ऑलवेज बी कंट्रोल एट वन सेंटर। ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग को ना ऐसे डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते, वरना लोग आपस में ही लड़ेंगे। सेंट्रलाइज कर दो, एक व्यक्ति अगर पावर सेंटर्ड होकर, आप ध्यान से देखेंगे किसी व्यक्ति को, आप किसी व्यक्ति के डिसीजंस को सपोर्ट या डिसएग्री करेंगे तो वहाँ ज़्यादा आप लोगों को संभावनाएं दिखेंगी, मतलब आसानी से और जल्दी डिसीजन लिया जा सकेगा। ठीक है, इससे टाइम भी बचेगा और कन्फ्यूज़न भी कम रहेगी। राइट, अगर सब लोगों को डिसीजन बनाने के लिए दे दिया जाए और उसमें से कुछ डिसीजन चूज़ करने हो तो ये पता लगा पाना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और अपने आप में सच में थोड़ा सा टफ काम होता है कि बहुत सारे डिसीजन में से बेस्ट डिसीजन को चूज़ करना और उसके बाद सब लोगों का एग्रीमेंट। जब आप पहले से ही ऐसा कर रहे हो तो आप सिंगल व्यक्ति के एग्रीमेंट पे जाओ ना, कि आपने उसी कोई डिसीजन लिया तो उसको एग्री करो या डिसएग्री करो, ये भी आसान है। नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल है, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए के डायरेक्शन में होने चाहिए। राइट, a set of activities having the same objective should be under the direction of a single manager. Similarly, there should be only one plan of action, जिससे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सके। This principle promotes smooth coordination of activities, efforts and resources. Scalar chain of command. राइट, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जैसे अगर आप लोगों से मैं बोलूँ, इसको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि इग्नू में जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट पे पहले आ जाती है और इग्नू के दूसरे वेबसाइट पे पहले आ जाती है और इग्नू के पास बाद में आती है, मतलब जो इग्नू के ऑफिशियल हैंडल्स हैं उसे बाद में अनाउंस किया जाता है। उसके बाद उससे पहले आपको पता चल जाता है, उसके बाद आप टीचर्स को बताते हैं। तो ये स्केलर चेन नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। स्केलर चेन कैसा होता है, लीनियर कमांड होता है। राइट, कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जा रहा है, वो भी स्टेप वाइज। जैसे वाइस चांसलर ने बताया, उसके बाद टीम मेंबर्स को पता लगा, आईटी सेल ने हैंडल पे अपलोड किया, इसके बाद बाकी वेबसाइट्स ने देखा, उन्होंने अपलोड किया और टीचर्स को भी इसी के साथ वाइस चांसलर ने मीटिंग के थ्रू बता दिया, उन टीचर्स ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये तो हो गई स्केलर चेन ऑफ कमांड। राइट, इससे आसानी रहती है और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है सभी लोगों को एक ही काम पर लगा दो। कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हैं वो सभी एम्प्लॉय के गोल होने चाहिए। ठीक है, द मैनेजर शुड इंश्योर दैट द एम्प्लॉय पुट्स द कंपनीज इंटरेस्ट इन हाई प्रायोरिटी to his own needs. The concept also prefers that if individual is motivated to align his goals with organizational goal, so organizational goals को achieve करना आसान हो जाता है अगर वो अपने गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को जोड़ ले साथ में। कि कंपनी का प्रॉफिट होगा तो मेरा भी तो प्रॉफिट होगा, कंपनी की सेल ज़्यादा बढ़ेगी तो मेरे भी सैलरी बढ़ेगी। इस तरीके से अगर वो सोचे तो दोनों का काम आसान हो जाएगा और स्मूथली फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकेंगे। रिम्यूनरेशन, ये मानते थे कि हर एक लेवल ऑफ जॉब के ऊपर जो भी परफॉर्म किया जा रहा है उसमें एक सिस्टमेटिक रिम्यूनरेशन होना चाहिए, मतलब सैलरी वगैरह दी जानी चाहिए। ऑर्डर, द 10th प्रिंसिपल वाज कि अगर हमें कोई भी काम करवाना है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिड्यूस द एफर्ट एंड टाइम ऑफ डूइंग वर्क। ये कह रहे हैं कि एक फॉलोइंग पैटर्न के अंदर आपको काम करना चाहिए, ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, द मैनेजर शुड नॉट ओनली जस्ट लीड बाय एग्जाम्पल बट ऑल्सो बी एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी स्टिमुलेशन, जिससे एम्प्लॉई सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर है वो क्या करेगा, पहले से बाकी लोगों का जो है एग्जाम्पल देता रहेगा और काम करवाएगा, नहीं, वो खुद भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा जिससे बाकी लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो पाएँ। द बेटर द मोटिवेशन लेवल, द बेटर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल बी।
जितना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़िया रहेगा उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई जाएगा। आगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग लंबे समय तक रुके रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और इसको कराने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, जो ज़्यादा दिन तक रुका रहता है ना उसको प्रमोट कर देती हैं। तो लोगों को लगता है कि ठीक है, अगर मैं काम ख़राब भी कर रहा हूँ तो एक समय बाद तो मेरे को प्रमोशन मिल ही जाएगा, प्रमोशन अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, राइट? इज इट? आदित्य, ऐसा होता है कि अगर आप मान लेते हैं हम एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो है प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो कंडीशन ऐसी आती है कि चलो ठीक है, नॉर्मल कुछ काम ख़राब भी नहीं कर रहा है, सही भी नहीं कर रहा है, तो कुछ सालों बाद तो अपने आप प्रमोशन मिल ही जाएगा, 5, 10, 6, 7 साल बाद। राइट, एक्चुअली ना ये इसलिए किया जाता है ताकि जो बाकी लोग हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको ये शो किया जा सके कि अगर आप भी ऐसे 5-7 साल तक लगातार काम करोगे तो आपको फिर भी प्रमोट कर दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, आप कैसा काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप 5 साल तक टिके हो तब भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोलते हैं सर, राइट? नेक्स्ट इक्विटी, सभी के सभी एम्प्लॉयज़ को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा as far as the law and policy is concerned. The employee should not be discriminated in terms of grade, especially in terms of social justice. Last but not least, ठीक है, एस्पिरेट द कॉप्स, इन यूनिटी लाइज स्ट्रेंथ, अनेकता में ही एकता है, ठीक है? नहीं, एकता में बल है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एकता में बल है, ऐसा ही कहते हैं। तो मैनेजर शुड बी एबल टू क्रिएट हार्मोनाइज, है ना, हारमोनियस इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे सभी लोगों का सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा रहे और वो एक सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शो हो। ऐसा नहीं कि वो कंपनी मैनेजर और अलग अलग लोग शो रहे हैं, नहीं, वो सारे लोग अपने आप को एक ही टीम का मेंबर माने, जिससे जो टीम वर्क है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और रिज़ल्ट में बेटर प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। ओके, चलिए, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जब आप आंसर लिखने जाएंगे ना, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल, तो आपको 14 हेडिंग याद होनी चाहिए। इसके अंदर जो कंटेंट है वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, राइट? ठीक है, आपको सेम सारा नहीं पढ़ के जाना है। हाँ, और ये बात सभी आंसर्स के लिए है, हेडिंग जो है वो आपकी एग्जैक्ट डिट्टो सेम होनी चाहिए बुक से, और बाकी अंदर का कंटेंट थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकता है, ठीक? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस दैट आर एप्लीकेबल, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस दैट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ प्लान विद माइनर मॉडिफिकेशंस। तो ये कह रहे हैं कि हमें स्टेप्स इन प्लानिंग बताओ जो सभी तरीके के प्लान के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है? मतलब सब लोगों के लिए, सारे प्लान के लिए चल जाएगा, ऐसा स्टेप बताओ, ठीक है, जब हम प्लानिंग करें तो ना। तो एक ज़रूरी बात यह है कि कोई भी ऐसा यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्लानिंग प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है और फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए ही जाएंगे। तो कितने स्टेप्स हैं? ये हैं 8 स्टेप्स। गाइस, देयर आर 8 स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। जब भी आप कोई प्लानिंग करोगे तो आपको ये 8 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैं एग्जांपल लेके चलूँगा कोविड में सैनिटाइज़र बनाने वाले बिजनेस को लेकर, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको प्लानिंग करनी है तो पहला है कि आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कहाँ मैं प्लानिंग करूँ, राइट? है ना? बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग। चेंजेस जो हैं कहीं भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी हेल्दी रेट 8 to 9% के आसपास, या मैं अगर आप लोगों को बोलूँ तो 12% के आसपास ग्रो कर रही है, ठीक है? 9 to 12% के रेट से ग्रो कर रही है, ओके? अच्छा,
तो जैसे अगर मान लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। कोविड आया, सब लोगों ने देखा कि सैनिटाइज़र बहुत बिक रहा है, अपॉर्चुनिटी है कि सैनिटाइज़र का बिजनेस ओपन कर लो, क्योंकि लोगों के पास सैनिटाइज़र है ही नहीं यूज़ करने के लिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि मैं इतना सैनिटाइज़र बेच के मैं करूँगा क्या, प्रॉफिट अचीव करना है मुझे, मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर करूँ, या ज़्यादा कस्टमर लेकर आऊँ, या ज़्यादा सेल करूँ, मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। तीसरा है, मैं प्लानिंग प्रेमिसेस को डिटरमाइन करूँ कि कौन कौन सी अनहोनी हो सकती है। कल को पता लगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, सैनिटाइज़र ख़राब होता है, नहीं चाहिए तो ठीक। एक्सटर्नल प्रेमिसेस, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव, इकोनॉमिक, इस तरह की कोई भी इशू आ सकते हैं, इन अनहोनियों को देखते हुए चलना है। मतलब जो भी फॉर्मुलेट कर पाओ आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से कि आपको कौन सी चीज़ परेशान कर सकती है। इसके बाद इंटरनल प्रेमिसेस, कि आपकी कंपनी की पॉलिसी तो बाद में आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। आपके जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी पर्सनल्स आप लोगों ने रखे हुए हैं, ये पर्सनल्स कोऑर्डिनेटेड वे में लगातार काम कर पाएंगे ना, है ना। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, सो आपको पहले से ही ये प्लानिंग प्रेमिसेस डिटरमाइन कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको अल्टरनेटिव इवेलुएट करने की, अब जो मुझे ये सैनिटाइज़र बनाना है, इसको बनाने के तरीके कितने, या फिर इस बिज़नेस में जाने के तरीके कितने, क्या मैं बॉटल्स बनाऊँ, सैनिटाइज़र बनाऊँ, फार्मूला बेचूँ, या मशीनरी बेचूँ इसके लिए। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है कि इसमें से सबसे बेस्ट वाला आइडिया कौन सा है। अब आपने देखा कि यार इसमें पैसा जिसमें कम लग रहा है, काम ज़्यादा है लेकिन पैसा कम लग रहा है और रिस्क भी कम है, तो ठीक है, काम ज़्यादा कर लेंगे लेकिन रिस्क जो है कम लेंगे और प्रॉफिट भी हमारा अर्न करने का मोटिव है, तो यही चूज़ करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो डिसाइड करेंगे, है ना, डिसीजन मेकिंग करेंगे बेसिकली। इसके बाद एक सपोर्ट प्लान बनाएंगे। अब कोई भी प्लान जब आप बनाते हैं तो उसके लिए सपोर्ट प्लान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं आप BBA पढ़ रहे हैं, तो सपोर्ट प्लान क्या है, आप एक बुक खरीदेंगे, आप इंटरनेट प्लान लेंगे, आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये बाकी सपोर्ट प्लान है। आप एक नोटबुक खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, उससे लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो सपोर्टिव प्लान की भी ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग चैनल चाहिए होगा, एक्टिविटी वेयर हाउसिंग चाहिए होगी। ये थोड़ी सोच के चलते हैं हम लोग स्टार्टिंग में कि वेयर हाउसिंग करूँगा, ये सपोर्ट प्लान है जो चाहिए ही चाहिए उसके साथ साथ, मेन फ्रेम आपके प्लान के साथ। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान। एक्शन प्लान इज़ नथिंग बट द सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़ जो किसी भी प्लान के एग्जीक्यूशन में चाहिए होती है। तो भैया हमने क्या किया, सपोर्ट प्लान डेवलप कर लिए जो बाद में हमें परेशान नहीं करें, तो उसके बाद हम एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे, और इसी प्लान के हिसाब से मतलब स्टेप वाइज कि पहले क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये सारा का सारा जो है फंक्शंस हम लोग स्टेप वाइज डिसाइड कर लेंगे। तो दीज आर द 8 स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, राइट। अब कितने अब अच्छा, अगर मान लेते हैं इसके अंदर दूसरा सवाल पूछा गया होता, वैसे तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, लेकिन ये एडिशनल जानकारी है, कितने टाइप के प्लान हैं। 5 नंबर में सवाल पूछता है, राइट द टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो गाइस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स। कॉर्पोरेट प्लान ये टोटल प्लान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए। फंक्शनल प्लान इस टोटल एक्टिविटी के अंदर, जैसे हमारे पास मार्केटिंग प्लान, फाइनेंस प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, इस तरीके के जो प्लान्स होते हैं इनको फंक्शनल प्लान कहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान, जैसे हमें क्या करना है, सेल्स प्रमोशन निकालना है, 30% ऑफ, 50% ऑफ, या फिर EDLP प्रोग्राम रखना है, एवरीडे लो प्राइसिंग, या फिर हमें क्या करना है, नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करना है, मतलब मेंबरशिप सेल करनी है लोगों को। तो ये स्ट्रैटेजिक प्लान है। ऑपरेशनल प्लान यानी कि किसी भी काम को कैसे करा जाएगा, ऑपरेशंस को कैसे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, वेयर हाउसिंग कैसे होगी, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, राइट, इम्प्लीमेंटेशन प्लान कैसा रहेगा, ये सारे ऑपरेशनल प्लान। इसके बाद है फॉर्मल प्लान। फॉर्मल प्लान के अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चराइज तरीके से हम लोग प्लान बनाएंगे कि ओवरऑल हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं, और एक मॉनिटर करने के लिए बेसिकली फॉर्मल प्लान बनाया जाता है। लेकिन छोटी कंपनीज़ की बात तो ये फॉर्मल प्लान हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं छोटी कंपनीज़ के लिए। तो वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल प्लान बनाते हैं। जब ये कोई कहीं भी फॉर्मल प्लान का लैक होता है तो इनफॉर्मल प्लान बनाया जाता है।
ये इनफॉर्मल प्लान गट फीलिंग के हिसाब से बनाया जाता है कि मुझे लग रहा है कि अच्छा बिजनेस ऐसा करने से ज़्यादा बढ़ेगा तो कर दो, गट फीलिंग के हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान 1 साल से कम वाले जितने भी प्लान्स होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म प्लान बोलते हैं, और ऐसे प्लान जो 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए हों उनको लॉन्ग टर्म प्लान बोलते हैं, और जो 2 से 5 साल के लिए हों उनको मिड टर्म प्लान्स कहते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल, सवाल संख्या 4, एक्सप्लेन द 4 फेजेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन से 4 फेजेस हैं जिनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। पहला फेज़ है डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। पहले हमें पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद अल्टरनेटिव फार्मूलेशन, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, और इसके बाद डिसीजन मेकिंग, राइट, क्लियर। चलिए सो डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, देयर आर जनरल सेइंग कि अगर हमें प्रॉब्लम पता है तो प्रॉब्लम हाफ सॉल्व है। एक स्टोर है, उसमें पता लगा कि अवेयरनेस लोगों को नहीं है, हमने पता लगा कि अच्छा स्टोर में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम पता लगी कि स्टोर में लोगों को जानकारी नहीं है, स्टोर की सेल कम है, और उसका रीज़न है कि स्टोर के बारे में लोगों को जानकारी कम है, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कैसे जानकारी लोगों को दी जा सकती है। कोई सवाल पूछना चाह रहा है क्या? प्राची, आदित्य, गाइस, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है? कोई सवाल तो नहीं है? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ना आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 क्या है, कह रहे हैं कि 4 फेजेस बताओ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर व्हाट इज़ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस तरीके का कोई भी सवाल आ सकता है, 10 नंबर में आएगा ये। तो 4 फेजेस होते हैं। पहला डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव फार्मूलेशन, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ये सवाल ना बहुत ज़्यादा बार आया है तो मुझे थोड़ा सा डर है कि इस बार नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है पिछले लगातार कुछ सालों में, तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ आप देख ही रहे हो, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में ये दिख रहा है ना, हर क्वेश्चन पेपर में है ना, ये 4थी बार हो रहा है, ठीक है। तो इसको स्किप कर दें क्या? खैर फिलहाल एक बार छोटा सा ओवरव्यू लेके आगे चलते हैं, स्किप नहीं कर रहे। तो डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम स्टेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आई है उसको डायग्नोस करेंगे, क्या समस्या है। एक स्टोर है, उसमें सेल कम हो रही थी, तो पता लगा कि उसमें सेल इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोगों को स्टोर के बारे में जानकारी नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कितने सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं लोगों को इस स्टोर की जानकारी देने के लिए। तो पहला सोल्यूशन था कि हम ना एडवर्टीजमेंट करा दें न्यूज़पेपर में, दूसरा है कि टीवी में एडवर्टीजमेंट करा दें, सेल्स प्रमोशन करा दें 30% ऑफ, 50% ऑफ, या फिर कोई दूसरा सेल्स प्रोग्राम निकाल दें, या फिर डोर टू डोर कैंपेन करवा दें, या कोई स्पॉन्सर जो है मेजर इवेंट स्पॉन्सर करवा दें कि हमारे द्वारा ये इवेंट कराया जा रहा है, या होर्डिंग वगैरह लगा दें, या फिर बैनर पोस्टर छपवा दिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और कंडीशंस के हिसाब से इन इवैल्यूएशंस को, इन अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेंगे, जो भी हमने अल्टरनेटिव फार्मूलेट किए हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकेगी। क्योंकि सभी तरीके तो हम यूज़ कर नहीं पाएंगे, छोटा सा स्टोर है, टीवी में एडवर्टीजमेंट नहीं दे पाएंगे, न्यूज़पेपर में नहीं दे पाएंगे। तो हमने क्या किया, ठीक है हम पोस्टर बैनर लगा देते हैं, आसान है, सस्ता है, लंबे समय तक लगा रहता है, ठीक, और हमारे लिए सस्ता भी पड़ेगा, मतलब हमारे लिए कंडीशंस के अंदर जो बेस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव रहेगा। इस प्रोसेस को पता लगाने के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल है, हम लोग अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन का काम करते हैं। इसके अंदर हमें पता चलेगा कि बेस्ट सूटेबल कौन सा है, और लास्ट स्टेप में हम इसी को चूज़ कर लेंगे और इसी को हम इसको जो डिसीजन है बना लेंगे, राइट। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा इन लॉन्ग रन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं दो में आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, मतलब 2 में अंतर बताना है। पहला सवाल आपसे पूछा गया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन स्टाइल लीडर वो होते हैं जो किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी अपने फॉलोअर्स की अलाउ नहीं करते, और लीडर्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं,
और जिनके इनके जो फॉलोवर्स होते हैं उनकी ड्यूटी रहती है कि इनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। इनके कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो हाईली डिपेंडेंट बन जाते हैं और वो ग्रुप डिसीजन को अपना डिसीजन कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो लो क्वालिटी का निकल कर आता है। हाई क्वांटिटी का तो हो सकता है लेकिन लो क्वालिटी का निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर सुपरविज़न रहता है तो लोग अच्छा काम नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर। ग्रुप के मेंबर्स ऑफन डिससेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन अब इसी के साथ बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव स्टाइल लीडर की बात। यहाँ पर जो ऑटोक्रेटिक और लेज़ाइज फेयर वाले लीडरशिप स्टाइल हैं, इनके मिड का एक टाइप है जिसको हम डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव स्टाइल लीडर कहते हैं। ये जो लीडर है ना, इसके अंदर लीडर म्यूचुअल कंसेंट के साथ काम करता है, मतलब सभी लोगों की सहमति के साथ ही कोई डिसीजन यहाँ पर बनाया जाता है। क्रिएटिविटी अलाउ की जाती है और जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर सभी लोगों की राय ली जाती है। ठीक, क्लियर। होता क्या है, इससे म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, बिल्डअप किया जाता है। इसके एंड आर ऑल्सो क्रिएटेड, जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन लोगों को मिलता है और लोगों का मोराल बढ़ता है, मोटिवेशन इम्प्रूव होता है। इसके क्या फ़ायदे हैं? ग्रुप जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहता कि चाहे लीडर रहे या ना रहे, ये इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। ग्रुप जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए ग्रुप को ये डिसीजन अपना लगता है और ये डिसीजन की रिगार्ड भी करते हैं। थर्ड इज़, जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू ऑटोक्रेटिक कम हो सकता है लेकिन हाई क्वालिटी का रहेगा। तो पहला तो डिफरेंस आप लोगों ने ये देख लिया। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया स्ट्रैटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान में डिफरेंस बताओ। स्ट्रैटेजिक प्लान जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, ये डेवलप किए जाते हैं केयरफुल एनालिसिस के बाद। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बेसिकली आपको बोलूँ तो स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रैटेजिक प्लान डिटेल्स the way in which the company plan to use its strength to exploit opportunity and face threat। तो बेसिकली ये SWOT एनालिसिस के बेसिस पर ही स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया जाता है, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट की जाती है। इट इज़ ऑल्सो डिटेल्स द वे ऑफ डिफेंडिंग वीकनेस और मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग देम। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान जो है ये शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। बेसिकली ये एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जांपल है एलोकेशन प्लान, कंट्रोल प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, राइट, यस, बजट कंट्रोल प्लान। इस तरह ये सारे के सारे प्लान जो हैं ये ऑपरेशनल प्लान है। ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो प्लान बनाए जाएँ वही क्या है, ऑपरेशनल प्लान। नेक्स्ट इज़ आपको डिफरेंस बताना है रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वाइडली यूज्ड एंड वेल एक्सेप्टेड मीडिया। ये एग्जैक्टनेस एंड लॉन्गेविटी जो है बताती है किसी भी मैसेज की। ठीक है, क्लियर। सॉरी, 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग। स्टेप्स ऑफ राइटिंग, पहला है अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज इज़ एक्सप्लोरिंग द आइडिया। किसी भी कंटेंट के ऊपर लिखना है तो आपको उस आइडिया को एक्सप्लोर करना होगा, राइट। इसके अंदर टोटल राइटिंग का जो टाइम है उसका 20% टाइम कंज्यूम कर लिया जाता है। इसके बाद है प्लानिंग। आप करोगे कि क्या लिखूंगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में फिर क्या लिखूंगा, तीसरे स्टेप में क्या लिखा जाएगा, मतलब प्लानिंग आप करेंगे, राइट। इसके अंदर 10% ऑफ टोटल टाइम राइटिंग का चला जाता है। फिर आप एक्चुअल राइटिंग लिखते हैं जो आपको लिखनी होती है, इसमें 30% ऑफ टाइम जाता है। फिर आप क्या करते हैं, रीराइट करते हैं, क्योंकि आपने जब एक बार लिखा तो हो सकता है ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहली बार में सब कुछ सही लिख देगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट सब कुछ सही लिख पाना पहली ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता इस तरीके का। तो हम क्या करते हैं, रीराइट करते हैं। कुछ फैक्ट जो छूट गए होते हैं हमसे वो बाद में लिखते हैं, कुछ हमें सही नहीं लगता, कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं, रीराइट करते हैं। फिर इसको दोबारा पढ़ते हैं कि हमने सही लिखा है क्या, हमने सही लिखा है क्या, ठीक, प्रूफ रीडिंग करते हैं। फिर हमें कोई गलती मिलती है दोबारा रीराइटिंग करते हैं, रीराइटिंग प्रूफ रीडिंग, रीराइटिंग प्रूफ रीडिंग, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते ये दोनों स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेट करें विद और विदाउट ऑफ मैकेनिकल हेल्प
ठीक है। मैकेनिकल डिवाइसेस हेल्प लाइक टेलीफोन, वायरलेस रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वीडियो कॉल, तो इसको बोलते हैं हम ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोस्टली यूज्ड मीडिया इन स्पाइट ऑफ फ्यू लिमिटेशंस, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ दिस मीडिया इज़ आउट स्मार्ट द लिमिटेशंस। Retailers find this media very useful and also effective. Oral communication contributes significantly in generating customers' perceived quality in interaction. अगर आप किसी से लिख कर बात करेंगे तो वहाँ पर क्वालिटी जो है थोड़ी सी कम दिखती है, लेकिन जब आप बात करते हैं और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाती है तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को लीगल ऑब्लिगेशंस में यूज़ नहीं किया जा सकता, वेयर एज रिटन कम्युनिकेशन को किया जा सकता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, राइट। चलिए, हमसे पूछा गया है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप लोग डिफरेंस बताइए, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये बताता है कि आपने कितना बाय और सेल किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट टेक्स इनटू द अकाउंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। If the sales value is higher than the cost of goods sold, तो gross profit है, and so the difference is the gross profit जो उन्होंने कमाया होगा। मतलब जो ख़रीदा है और जो बेचा है वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। मतलब आसान तो है वैसे, कम में ख़रीदा, ज़्यादा 100 रुपये का ख़रीदा, 150 का बेचा, 50 रुपये का क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। इफ़ द सेल्स वैल्यू इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, देन इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस लॉस, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का अपने को लूज़ कर दिया। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट ओनली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अल्टीमेटली जब आपको नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और लॉस बताना होता है तो हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर बेसिकली सारे एक्सपेंसेस है ना और सारे इनकम्स को हम लिखते हैं। सो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने का जो फार्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ऑल अदर इनकम एंड गेंस माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इससे आप लोगों का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है आपको पता चल जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली बस आपको ग्रॉस में प्रॉफिट या लॉस बताता है, लेकिन नेट प्रॉफिट में एग्जैक्टली सेम कि आप यहाँ पर एक्सपेंसेस को माइनस कर दे रहे हो, वहाँ नहीं हो रहा था, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वेरियस मीडियाज़ ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय रिटेलर्स। कितने टाइप के मीडियाज़ रिटेलर यूज़ करते हैं? 4 तरीके के मीडियाज़ हैं। पीपल लाइक रिटेलर्स यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया टू कन्वे मैसेजेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस। सो ये हो सकते हैं टीवी, प्रिंट मीडिया, है ना, रेडियो, ईमेल, इस तरीके के अलग अलग मीडियाज़ हो सकते हैं। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज़ हैं, 4 मीडियाज़ जो अवेलेबल हैं। पहला है रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल या फिर ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और साइलेंस, राइट। सो जो विजुअल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन विच इज़ वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड मीडिया। ये एग्जैक्टनेस और एंड लॉन्गेविटी प्रोवाइड कराता है किसी भी मैसेज की कि ज़्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट इज़ ओरल कम्युनिकेशन, जब दो लोग फेस टू फेस किसी भी मैकेनिकल डिवाइस या बिना मैकेनिकल डिवाइस की बात करें तो वो कम्युनिकेशन जो है ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है। विजुअल या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें विजुअल्स के थ्रू मैसेजेस को ट्रांसमिट किया जाए, राइट। सो द रिसीवर इज़ एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द मैसेज बाय जस्ट लुकिंग एट द विजुअल्स। ये हो सकते हैं गेस्चर, पिक्चर, पोस्टर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, राइट। तो इनको देखने के बाद उसको मैसेज इंटरप्रेट करना होता है। नेक्स्ट इज़ साइलेंस, वी कैन कम्युनिकेट थ्रू साइलेंस। सम टाइम ये मोस्ट पावरफुल मीडिया की तरह भी सर्व करता है। इट हैपन्स सम टाइम वी मे नॉट फाइंड द वर्ड टू कन्वे द मैसेज, तो फिर हमारी जो साइलेंस है वो मैसेज दे देती है। कितनी दुखदाई बात है। खैर, आगे बढ़ें। अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है गाइज? चलिए,
समय है ना आप लोगों के पास, आगे बढ़े ना, ठीक है। नाउ so question number 7, explain the measures that should be taken by retail employees for effective cross cultural communication। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। आपका एक कोई भी रिटेल स्टोर है, अब आपके रिटेल स्टोर में डिफरेंट कल्चर के लोग आए ना, राजस्थानी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, मराठी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कल्चर और उनका कल्चर क्या होगा, जब आप बात करेंगे हमसे तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होगा। वो बोलेंगे हमारे यहाँ जी आओ जी आओ, हमारे यहाँ तो सरसोदा साग मक्के, मतलब ऐसा डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो कम्युनिकेट जब आप में आपस में करेंगे तो वो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होगा। खैर मेरा एग्जांपल डूब गया। नाउ सो अगर आपको अच्छे से क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करना है, जैसे मैं भी नहीं कर पाया, तो अगर आपको इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करना है, मतलब दो अलग अलग कल्चर के लोगों को आपस में अच्छे से बात करनी है, तो कुछ पॉइंट हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। दीज आर सम मेजर्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। पहला है, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस होगा। अगर आप किसी दूसरे कल्चर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे और इसके कम्युनिकेशन में एक कल्चरल डिफरेंस होगा, राइट, क्लियर। कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं और कुछ जो है डिससिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, तो हमें ये मान के चलना है कि डिफरेंसेस होंगे और हमें एक्सेप्ट करना होगा उन डिफरेंसेस को। दूसरा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस कम्युनिकेशन की, मतलब यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस। कुल मिला के ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको मैसेज समझ में आए, आप कितनी आसानी से उसे मैसेज समझाएंगे। नेक्स्ट इज़, आपको अच्छे से सुनना है, लिसन केयरफुली। जो भी वो व्यक्ति कह रहा है सिर्फ कानों से शब्दों का ना सुने, उन शब्दों के मीनिंग को भी, मतलब को भी समझने की पूरी कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट इज़ बी रिस्पेक्टेबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू कन्वे रिस्पेक्ट टू द पीपल। जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट आप पे कर सकते हैं उतना ज़्यादा पे कर देना है। टॉलरेट द एम्बिग्विटी। कभी कभी क्या हो सकता है कि थोड़ा ना आपको हिचकिचाहट हो, थोड़ी आपको घबराहट हो कि मैं इनसे कैसे ये बात कहूँ, या फिर ना थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए कम्युनिकेशन में कि यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो एम्बिग्विटी है ना, इसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में होगा ही। अब कोई साउथ इंडियन व्यक्ति जब अंग्रेज़ी बोल रहा होता है और नॉर्थ इंडियन व्यक्ति जब अंग्रेज़ी बोल रहा था, तो दोनों के एसेंट में डिफरेंस होता है, तो दोनों एक दूसरे से हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाएं। लेकिन जब आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ध्यान से आपको इस एम्बिग्विटी को टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तभी मैसेज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। नेक्स्ट इज, क्योंकि समझने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है ना अपने पास, समझना तो पड़ेगा ही। अब उसकी प्रॉब्लम थोड़ी है कि उसको आपकी भाषा नहीं आती, वो तो बोल रहा है टूटी फूटी भाषा के अंदर। अब आप इसमें भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। नेक्स्ट इज बी एम्पैथेटिक। ट्राई टू गेट इनटू द शूज़ ऑफ द अदर्स। जब आप मैसेज भेज रहे हो तो आप रिसीवर सेंट्रिक होकर मैसेज भेजोगे, मतलब जिससे बात कर रहे हो उसी के हिसाब से मैसेज को ढाल लेंगे आप, जिससे आप आसानी से वो मैसेज उस रिसीवर तक पहुंचा पाएँ या फिर ऑडियंस तक पहुंचा पाएँ। ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर। आपको भाषा से ज़्यादा जानना है। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड कोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें शब्दों के बारे में, ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इंग्लिश जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश is an acceptable language to interact many culture in the world, but except in few countries. English is not a language. English is a knowledge of a few foreign language is an important strength for retailing employees. Next, जब भी आप बात करेंगे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप कोशिश कीजिएगा कि धीरे धीरे बोलने की कोशिश करें, ताकि आपकी बात सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए। और आपको एक साथ बहुत सारे सवाल नहीं पूछने हैं, आपको एक बार में एक ही सवाल जो है पूछना है, जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और आपका लिसनर आपकी बात आसानी से समझ जाए। इज़ इट क्लियर? चलिए, आपको आपके लिसनर को अलाउ करना है ताकि वो आपके क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट इज़ डू नॉट आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर?
कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछने कि आप नहीं आ रहे हो, आप नहीं खाओगे, आप नहीं चलोगे। जब आप ऐसे सवाल पूछ रहे होते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए, राइट। सो गाइज फ़िलहाल के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरल ऑडिट, ये 4 शॉर्ट नोट हैं दैट यू हैव टू डू। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी और गाइज, वी आर कंडक्टिंग द क्रैश कोर्स, these are students of the crash course, so crash course is going on. If you want to join us, contact on 828 4 times 7 188, right, is it? चलिए, so आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी फ़ी है, टाइमिंग है क्लासेस की, और एग्ज़ाम के जो नोट्स हैं और जितने भी अदर मटेरियल्स हैं, इनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कॉल ऑन दिस नंबर 828 4 times 7 188, और यू कैन ईमेल अस info@bvrl.com, राइट। यस, सो गाइज, दिस साइड किशन कनौजिया, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।